हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगले हफ्ते 29 जून से 3 जुलाई के लिए स्टॉक मार्केट के लिए कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर और इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए, और अगले हफ्ते ये कौन से फैक्टर हैं जो कि स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करते हुए आसानी से नजर आएंगे। तो दोस्तों, आज सारी बातों पर नजर डालने की कोशिश करेंगे और एक एक करके बात करते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से अब जो हमारे शेयर बाजार है अगले हफ्ते कामकाज करते हुए दिखाई देंगे और कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है अभी भी कोरोना वायरस का बना हुआ है। दोस्तों, अभी भी जिस तरीके से लगातार केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडिया में जो आंकड़ा है वो 5 लाख के पार निकल चुका है और 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और दुनिया भर की अगर बात करें वर्ल्ड वाइड की, टोटल केस जो है वो 1 करोड़ की संख्या को पार कर चुके हैं और 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत पूरे वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। तो दोस्तों, अब ये बहुत ही बड़ा एक केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से अब अमेरिका में फिर से जो सेकेंड वेव आती हुई दिखाई दे रही है और पूरे दुनिया भर के देशों में जो है सेकेंड वेव की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं ये एक मुश्किल भरा वक्त हो सकता है कि अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि सेकेंड वेव आती है और तेजी से केसेस फिर से बढ़ते हैं, तो दोस्तों ये फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी दुनिया भर के लिए और उसके बाद स्टॉक मार्केट्स का ऊपर रहना मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से 23 मार्च के बाद से लगातार एक तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे पीक आउट होता हुआ नजर आएगा अगर मार्केट। तो ये सारी चीज का अभी भी कहा जा रहा है कि दुनिया के कई सारे ऐसे देश है जहाँ पे कोरोना का पीक अभी भी नहीं आया है, जिसमें से भारत भी शामिल है। और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कुछ देश है जहाँ पे इसका पीक अभी आता हुआ बचा हुआ है। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट होगी कि कोरोना वायरस का जो केसेस की संख्या है वो किस तरीके से पैन आउट होती हुई दिखाई देती है। अब यूएसए में भी जो रोज के रोज जो है 30 से 40 हजार मामले फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमने कहा था कि फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व हो चुका है, लेकिन वहां पे फिर से इसकी वेव जो है फिर से आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरे नंबर पे अगर बात कर ले तो ग्लोबल मार्केट जो क्यूज है वो साफ दर्शा रहा है कि कोरोना का जिस तरीके से इम्पैक्ट फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका साफ असर जो देखने को मिलेगा आपको डाउ जोन्स में देखने को मिलेगा। 700 अंक जो है उसके फ्यूचर्स नीचे कामकाज करते हैं और ठीक वही हाल आपको S&P 500 और नेस्डेक में भी देखने को मिलेगा। S&P 500 जो विक्स है वो भी यहाँ पे 7-8% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यूरोपियन मार्केट जो है वो भी थोड़े लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे SGX निफ्टी का जो लेवल है 10,247 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं हम भी कल के दिन जब ओपन होते हुए दिखाई देंगे तो 10,200 से 10,250 के बीच की कई रेंज हो सकती है जहां पे मार्केट हमारे ओपन हो सकते हैं। तो 10,380 के आसपास हमारा क्लोजिंग लेवल है। उसके मुकाबले गैप डाउन होने की जो संभावना है वो कल के दिन पहले टिक पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कल सुबह डाउ जोन्स और के फ्यूचर्स जो है वो पॉजिटिव रहते हैं या नहीं रहते हैं और किस तरीके से SGX निफ्टी जो है कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर दोस्तों अब नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि अब हमारा जो निफ्टी होगा वो ग्लोबल मार्केट के साथ डायरेक्ट लिंक होता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से मार्केट दुनिया के परफॉर्म करेंगे ठीक उसी तरीके से हमारा निफ्टी भी अब कामकाज करता हुआ दिखाई दे सकता है। तीसरे नंबर पर बात करें, Q4 अर्निंग की जो है वो लास्ट लेग आती हुई लगभग दिखाई दे रही है। जिस तरीके से यहाँ पे 30 जून के आसपास तक जो मार्च क्वार्टर का जो अर्निंग सीजन है वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन सेबी के द्वारा ये कहा गया कि जो मार्च क्वार्टर तक के जो नतीजे हैं उसको कंपनियां 31 जुलाई तक जो है वो दे सकती है। तो एक्सटेंड किया गया था टाइम को और ऑलमोस्ट 1420 ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पे अपने क्वार्टरली नतीजे इस हफ्ते घोषित करती हुई दिखाई देंगी, जिसमें से पहले 2 दिन में 1408 कंपनी अपने नतीजे डिक्लेयर कर देंगी, जिसमें से बहुत सी मिड कैप, स्मॉल कैप और पेनी कंपनियां होंगी जिनके स्टॉक्स यहाँ पे ट्रेड करते हुए स्टॉक मार्केट में दिखाई देते हैं। लेकिन जो मेन अर्निंग्स होगी उसमें ONGC, वोडाफोन आइडिया, भारत फोर्ज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोनेट LNG, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, MRF, फोर्स मोटर, GIC हाउसिंग फाइनेंस, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, रेमंड, दीपक फर्टिलाइजर, डिश टीवी, फ्यूचर कंज्यूमर, HCC, इकरा, मिश्र धातु निगम, ये सारी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिसके नतीजे मार्केट अभी वॉच आउट करेगा कि किस तरीके के इन कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखाई देते हैं। और फिर अगले महीने से जो Q1 की नतीजे हैं वो भी आते हुए दिखाई देंगे। तो जुलाई का जो महीना होगा वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होता हुआ दिखाई दे सकता है। बड़े एक्शन पैक्ड महीने की उम्मीद की जा रही है जुलाई से भी। तो ये सारी चीज भी समझने वाली होगी कि अगला महीना जो होगा वो किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। चौथे नंबर पर बात करें
तो जैसे ही आपका 1 जुलाई आएगा उसके बाद आपको ऑटो सेल्स नंबर जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑटो सेल्स के नंबर आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि यहाँ पे जो माना जा रहा है कि अप्रैल और मई जिस तरीके से पूरा व्हाइट वॉश रह गया और कुछ नहीं हुआ वहां पे ऑटो सेल्स की तरफ से, लेकिन जून में जिस तरीके से नॉन कंटेनमेंट जोन और थोड़ी बहुत इकोनॉमी जो ओपन होती हुई दिखाई दी, उसका सीधा सीधा असर जो है यहाँ पे ऑटो सेल्स नंबर पे थोड़ा देखने को मिलेगा। हालांकि साल दर साल ये जो नंबर होंगे बहुत ही ज्यादा पुअर होते हुए दिखाई देंगे, कोई कंपैरिजन इसका होगा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे टू व्हीलर्स और खासकर ट्रैक्टर सेल्स में जिस तरीके से जून में हल्की इंप्रूवमेंट के साइन नजर आ रहे हैं, उसका असर यहाँ देखना होगा किस तरीके से सारे नजर आ रहे हैं। और खासकर जिस तरीके छोटी कारों में जो बिक्री है वो थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो पैसेंजर व्हीकल्स कहा जाता है जिसे, तो उसके कारण यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि मई की तुलना में यहाँ पे जून में जो आंकड़े हैं वो थोड़े बेहतर रहते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन साल दर साल जो आंकड़े होंगे वो डेफिनेटली वीक होंगे और आगे चल के ये मार्केट के डेटा ही समझ करके बताते हुए दिखाई देंगे कि आगे मार्केट किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि निचले लेवल से जो है ये सारे ऑटो स्टॉक जो है बहुत ही अच्छी खासी रैली दिखा चुके हैं। अब पांचवें नंबर पर अगर बात कर ले क्रूड ऑयल प्राइसेस की, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है लगातार 40 से 41 डॉलर पर बैरल के आसपास बने हुए हैं और ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि इंडिया जो है सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड का वो बना हुआ है। जिस तरीके से पिछले हफ्ते $2 की लगभग की जो करेक्शन है वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिली और $41 के आसपास जो क्रूड ऑयल प्राइस है वो जो है सेटल होता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरीके से कोरोना वायरस का इम्पैक्ट अब फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उस बीच यहाँ पे यूएस की तरफ से हायर देन एक्सपेक्टेड इन्वेंट्रीज जो है वो पोस्ट की गई है और उसका सीधा सीधा असर जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल प्राइस में अगर दबाव आता है तो वो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि लगातार पिछले 10-20 दिनों से लगातार इंडियन मार्केट में जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और 80 रुपए के पार जो है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अब पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार ये चीज मान के चली जा रही कि अगर नियर टर्म में $40 के आसपास ये जो क्रूड ऑयल है वो अगर कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देता है तो वो इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई राइज आती है तो उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में भी इसका असर, साफ असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। पेट्रोल डीजल के प्राइस लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है पेट्रोल डीजल पे उसको घटाना होगा, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ते हुए रहेंगे तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे और खासकर आम व्यक्तियों के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा सीधा विरोध भी होता हुआ आगे चलते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये सारी चीज भी अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट होती हुई दिखाई देगी कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो किस तरीके से आगे कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छठवें नंबर पर अगर बात करें तो एफ आई एस डी आई की जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते के लिए भी। पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से मार्केट में ऊपरी लेवल से थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 दिनों से लगातार सेलिंग के आंकड़े एफआईएस की तरफ से फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 26 जून के दिन 750 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली के नंबर थे। 25 जून के दिन भी यहाँ पे 1050 करोड़ की बिकवाली की गई। उससे पहले 24 जून के दिन 1766 करोड़ की बाइंग थी। उसके 23 जून के दिन 168 करोड़ के आसपास की बाइंग और 22 जून के दिन 424 करोड़ के आसपास की बाइंग। तो अभी तक अगर हम बात करें पूरे जून महीने में तो 9430 करोड़ की जो बाइंग है वो एफआईएस की तरफ से की गई। लेकिन डीआईएस की तरफ से अगर हम बात करें तो ये महीना नेट नेगेटिव रहा है। लगभग 653 करोड़ की नेट सेलिंग ही डीआईएस की तरफ से होती हुई दिखाई दी है। हालांकि लास्ट सेशन में 1304 करोड़ की बाइंग के आंकड़े देखने को मिले, एफआईएस ने सेल किया और डीआईएस ने 1300 करोड़ की बाइंग की। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करते हैं 25 जून के दिन भी लगभग 250 करोड़ की सेलिंग थी डीआईएस की और 1500 करोड़ की सेलिंग जो थी वो 24 जून के दिन देखने को मिली। तो एफआईआईस और डीआईएस के जो नंबर्स होते हैं लगभग एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर एफआईआईस बाई करते हैं तो डीआईएस सेलिंग करते हैं, डीआईएस बाई करते हैं तो एफआईआईस सेल करते हैं। तो दोनों ही तरीके से मार्केट कहीं ना कहीं सेटल होने की कोशिश होता है। लगातार अभी जिस तरीके से इंडेक्स मैनेजमेंट मार्केट में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई स्टॉक डेफिनेटली यहाँ पे निफ्टी को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। कभी कोई आईटी सेक्टर से सपोर्ट आता है, कभी रिलायंस की तरफ से सपोर्ट आता है, तो कभी फार्मास्यूटिकल, तो कभी कोई ऑटो सेक्टर और कभी ना कभी बैंक सेक्टर। तो कोई ना कोई जो स्टॉक है वो यहाँ पे निफ्टी को मैनेज डेफिनेटली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण से निफ्टी में आपको करेक्शन जो है वो नहीं दिखाई देता। लेकिन इंडेक्स वाइज या स्टॉक वाइज अगर हम बात करें तो एक बड़ा करेक्शन जो है या बड़ी तेजी जो है वो किसी स्टॉक में पर्टिकुलर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर बात करें निफ्टी टेक्निकल्स की कि निफ्टी में किस तरीके से टेक्निकल चार्ट काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं,
तो आप देख सकते हैं लगातार जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो है निफ्टी का चार्ट अभी कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मार्च में एक तेज गिरावट देखने को मिली और उसके बाद 7500 के बॉटम बनने के बाद एक अपवर्ड चैनल, राइजिंग चैनल में जो है मार्केट अभी भी टिका हुआ है और दोनों ही साइड मार्केट की रेंज जो है वो बनी हुई है। अपसाइड और डाउन साइड की अगर बात की जाए तो 10,550 का जो लेवल है वो अपसाइड में और डाउन साइड में 10,200 का जो लेवल है वो दो इंपॉर्टेंट लेवल होते हुए दिखाई देंगे। 10,550 इसकी तरफ से मान लीजिए और इधर पे 10,200 नीचे की तरफ जो मैंने आपसे कहा उसकी तरफ मान लीजिए। तो ये दो लेवल जो होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बीच जब तक मार्केट है तब तक आपका मार्केट एक डायरेक्शन में रहता हुआ दिखाई देगा, एक रेंज में। लेकिन जिस भी साइड यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा उसके बाद वहां पे एक बड़ी मूव आती हुई आपको डेफिनेटली दिखाई दे सकती है। टेक्निकल चार्ट में अभी भी स्टॉक जो है इंडेक्स का जो लेवल है वो 20 डीएमए के लेवल के आसपास नहीं गया है और अभी जो 200 डीएमए का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं आपका 10,900 के आसपास कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर ले अगले हफ्ते की वीकली एक्सपायरी डेटा की, तो 2 जुलाई के दिन जो वीकली एक्सपायरी होने वाली है उसमें मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है 10,500 के आसपास दिखाई देगा और 10,000 के पुट पे आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो पुट के साइड में दिखाई देगा। लेकिन हमने जो जुलाई सीरीज की जो स्टार्ट की है वो पॉजिटिव नोट पे होती हुई दिखाई दी है। वहां पे जहां 10,000 का एक लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, वही 10,500 जो है वो आपको एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे सकता है। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट जो है 15 लाख शेयरों का बना हुआ है 10,500 के स्ट्राइक प्राइस पे। उसके बाद 11,000 के कॉल पे आपको बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा जहां पे 15 लाख 10,000 कॉन्ट्रैक्ट आपको खुले हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैक्सिमम पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है 19 लाख शेयरों का वो 10,000 के स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ दिखाई देगा। उसके बाद 9,800 में 12,23,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बने हुए दिखाई देंगे। लेकिन कॉल राइटिंग जो आपको देखने को मिल रही है लगातार 10,400 के लेवल पे और उसके बाद 11,000 के लेवल पे, 10,500 के लेवल पे, ये सारी चीज इस बात का संकेत दे रही है कि ऊपर के लेवल पे कहीं ना कहीं 10,400 10,500 के लेवल को निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा तब तक अपसाइड में एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा। लेकिन जिस तरीके से पुट राइटिंग भी 10,000 और उसके बाद के 10,100 10,200 के लेवल पे देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ सपोर्ट दे रही है। तो निफ्टी डेफिनेटली यहाँ पे मान के चल रहा है कि 10,000 से लेकर 10,500 जो रेंज एक ब्रॉडर रेंज होगी जहां पे पूरा हफ्ता मार्केट टिका के रख सकता है और 10,200 के आसपास ही कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होने की कोशिश जो है निफ्टी की जा रही है। और अगर ऐसा रहता है और मार्केट में किसी प्रकार कोई ज्यादा बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो आगे चल के हो सकता है आपको थोड़ा पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और आगे चल के निफ्टी में एक थोड़े ऊपर के लेवल भी आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं जिसकी उम्मीद बहुत दिनों से जताई जा रही है। और हो सकता है एक लास्ट लेग जो तेजी का है 11,000 11,200 तक का जिसकी आने की उम्मीद जताई जा रही थी वो शायद आपको एक लास्ट लेग ऑफ बाइंग में देखने को मिल सकता है अगर 10,550 का लेवल डिसाइसिवली पार हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के वीकली डेटा इसी तरीके के संकेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो डेटा है वो रेंज में रहने की कोशिश कर रहे हैं 10,000 से 10,500 के बीच। जिस भी साइड मार्केट इन लेवल को तोड़ेगा उस साइड फिर एक बड़ा मूव आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।